नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो अभी आने वाली है उसके अंदर हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं स्पेशल आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, कि जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो होती है आपके 10th का जो अंक पत्र होता है और प्रमाण पत्र होता है। इन दोनों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, चाहे आपने कहीं से भी डीएलएड किया हुआ हो। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये सभी बच्चों के लिए हैं, चाहे वह कोई ऐसा बच्चा हो जिसने डाइट से डीएलएड किया हो, या फिर एनआईएस के माध्यम से डीएलएड किया हो, या फिर किसी भी माध्यम से डीएलएड किया हो। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपका 10th का, तो आपके पास सबसे पहले जो 10th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र है, यानी कि आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दोनों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दोनों आपके पास होने चाहिए, फिजिकल फॉर्म में अभी होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, 12th का भी आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों की आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर अंक पत्र और प्रमाण पत्र क्या आ रहे हैं आजकल, कंबाइंड आ रहे हैं। तो भाई, जो कंबाइंड आ रहे हैं तो उनको अलग अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिनके कंबाइंड नहीं है उनको दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर जिन लोगों का कंबाइंड है, यानी कि अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों एक साथ में है, तो उनको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक हो गया। तो 10th के भी और 12th के भी ये दोनों की दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। दूसरा आता है स्नातक। तो स्नातक में आपने जो भी किया हो, चाहे आपने बीए किया हो, या फिर आपने बीएससी की हो, या फिर आपने बीकॉम किया हो, या फिर आपने बीटेक किया हो, या फिर आपने कोई भी अदर कोर्स किया हो, कुछ भी आपने किसी भी पार्ट से ग्रेजुएशन की हो, तो उसके जितने भी ईयर थे, अगर आपका ईयर वाइज था तो सभी ईयर के अंक पत्र, या फिर अगर आपका सेमेस्टर वाइज था तो जितने भी सेमेस्टर थे सभी सेमेस्टर के आपके अंक पत्र आपको चाहिए। और साथ साथ में जो भी आपका स्नातक रहा है उसकी जो फाइनल डिग्री है वो भी आपके पास होनी चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास डिग्री नहीं है, तो उनको क्या करना है, अपनी डिग्री को तुरंत ही अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। तो सभी वर्ष के या फिर सभी के सभी सेमेस्टर के, जितने भी सेमेस्टर हैं सभी सेमेस्टर के अंक पत्र और साथ साथ में जो फाइनल डिग्री है वो भी आपके पास होनी चाहिए। अगला आता है कि डीएलएड के सभी वर्ष के अंक पत्र तथा डिप्लोमा। ये देखिए, डीएलएड जो आपने किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसके बेस पर आप प्राथमिक शिक्षक बनेंगे, तो उसमें क्या है, आपके जितने भी वर्ष रहे हैं, 2 वर्ष रहे हैं सभी के, तो दोनों वर्षों के अंक पत्र होने चाहिए। भाई, इसमें भी ये हो सकता है कि कुछ जगह क्या हो सकता है कि सेमेस्टर चलते हो, तो जो सेमेस्टर वाइज थे हर सेमेस्टर का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि सभी का जो अंक पत्र होता है कंबाइंड आता है, फाइनल में एक ही आता है। यानी कि अगर आपका अंक पत्र कंबाइंड आ रहा है तो आपको कंबाइंड चाहिए, अगर अलग अलग भी आपको प्राप्त हुआ है तो सभी के अलग अलग भी चाहिए। साथ साथ में इसका जो फाइनल डिप्लोमा होता है आपका डीएलएड का, ये भी आपको जरूरत पड़ने वाली है इसकी। ठीक है। तो आपके पास फाइनल डिप्लोमा भी होना चाहिए। अब इसके बाद हमें चाहिए, देखिए 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद हमें टेट चाहिए, कि जो भी हमने टेट पास किया है, चाहे हमने यू टेट पास किया है या फिर सी टेट पास किया है, इसका जो फर्स्ट है, ठीक है, अगर यू टेट है तो यू टेट फर्स्ट, और सी टेट है तो सी टेट फर्स्ट जो पेपर है उसका आपको अंक पत्र भी चाहिए और प्रमाण पत्र भी चाहिए, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पर चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। अब जो जिन बच्चों ने यू टेट पास किया है तो उनका क्या होता है, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स आता है तो उनका एक ही लगेगा, परंतु सीटेट वालों का अंक पत्र भी आता है और सीटेट वालों का प्रमाण पत्र भी आता है, तो उनको ये दोनों चाहिए। अगला, आपके पास उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। आप स्थायी प्रमाण पत्र लगा लो, अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है तो इसको लगा लो, कोई बात नहीं है, एक ही से काम चल जाएगा। ठीक है। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो अन्य राज्य वाले स्टूडेंट हैं, उत्तराखंड से बाहर के जो राज्य वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। और अन्य राज्य वाले बच्चों को यहाँ पर अप्लाई भी नहीं करना है, क्योंकि भाई उनके खिलाफ यहाँ पर कार्यवाही भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक सीट खराब हो जाती है और सीट खराब होने की वजह से उनको जेल भी हो सकती है और साथ साथ में
उनके ऊपर कुछ जुर्माना भी डाला जा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पिछली बार जो यूपी वाले बच्चे थे उनके साथ ऐसा खेल हुआ भी था, ठीक है, उनके ऊपर केस वगैरह भी हो गए थे। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो अन्य राज्य वाले बच्चे हैं कृपया करके वो यहाँ पर अप्लाई ना करें, नहीं तो उनके खिलाफ कोई ना कोई सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसीलिए उनको अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक हो गया। अगला हमारा जो डॉक्यूमेंट्स आ जाता है वो होता है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। कि भाई अगर आपको किसी भी चीज में छूट लेनी है, रिजर्वेशन लेना है, तो उसके लिए आपका जो भी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, कि अगर आप किसी भी जाति की छूट ले रहे हैं, आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं या PH हैं, आप जो भी हैं उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। भाई जाति प्रमाण पत्र हो गया, विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र हो गया, यानी कि PH का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो भी यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। दूसरा EWS या फिर कोई भी अन्य प्रमाण पत्र, यानी कि कोई भी अगर किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपको उस आरक्षण से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर आपके पास नहीं है और आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको तुरंत बनवाना ही पड़ेगा। EWS का देखिए टाइमिंग शायद यहाँ पर 6 महीने या साल भर का होता है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका एक्सपायर हो गया तो आप जल्दी से नया बनवा लेंगे। अगला रोजगार पंजीकरण। देखिए जो रोजगार पंजीकरण होता है ये इसकी जो वैलिडिटी होती है ये 3 ईयर की होती है। ठीक है, तो आपने इसको भी देख लेना है कि भाई ये आपका वैलिड है या नहीं है, आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और हाँ, अगर आपने इसको अपडेट नहीं कराया है तो कोशिश करो कि आप इसको अपडेट भी करा लो। उसके अंदर आपने जो DLED किया हुआ है इसकी क्वालिफिकेशन को भी उसमें ऐड करा लो तो अच्छा रहेगा। ठीक हो गया। अगर नहीं भी कराते हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस वैलिड आपका होना चाहिए, परंतु अगर अपडेट करा लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिए एक बच्चे का हमारे पास कमेंट भी आया था, बोल रहा था कि सर कि मैं दूसरे जिले के अंदर जॉब करता हूँ परंतु निवास प्रमाण पत्र मेरा दूसरे जिले का है, तो मैं रोजगार पंजीकरण किस जिले से कराऊं। तो देखिए जिस जिले का वो निवासी है, जहां से उसका स्थायी प्रमाण पत्र बना है, उस जिले से ही उसको रोजगार पंजीकरण बनवाना है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगला आता है आपका आधार कार्ड। कि भी आधार कार्ड तो सभी के पास होता ही है और इसको आपको बनवाने की जरूरत भी नहीं है। बस यहाँ पर आपने देख लेना है कि यहाँ पर आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी से ये बिल्कुल मैच करना चाहिए, यानी कि जितनी भी उसमें स्पेलिंग लिखी है वो सारी के सारे बिल्कुल राइट होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक हो गया। बाकी इसके अलावा आ जाते हैं आपके फोटो। ये भी फोटो तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो इसको जब मर्जी खिंचवा सकते हैं। तो अभी से आप ना रखें, जब भर्ती आएगी तब तसल्ली से इसको बनवा लेना अच्छे से। अगला आता है आपके पास विवाह प्रमाण पत्र। की भाई जिन महिला अभ्यर्थियों की शादी हो गई है उनको विवाह प्रमाण पत्र जरूर से जरूर लगाना है। इस चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो हो सकता है उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक, तो विवाह प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है और ये स्पेशल महिलाओं के लिए जरूरी है, जो मेल है उनके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो किसी अन्य राज्य से बिलोंग करती हैं और उनकी जो शादी है वो उत्तराखंड के अंदर हो गई है, तो भाई उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान रखना है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, उनको सिर्फ जनरल के अंदर ही फॉर्म फिल करना है। ठीक हो गया। ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दिए। नहीं तो बहुत सारे महिला अभ्यर्थी हमें मैसेज भी करते हैं कि सर मैं इस कैटेगरी की हूँ, मेरी शादी इस कैटेगरी में है, तो क्या मुझे आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी महिला किसी अन्य राज्य की है और उसने उत्तराखंड के अंदर अप्लाई किया है भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उसको फॉर्म जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये जितने भी आपके डाउट थे डॉक्यूमेंट्स को लेकर सारे के सारे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अभी देखिए कुछ लोगों का ये भी डाउट रहेगा कि सर जो NIS वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा इनके ऊपर भी बता दीजिए। तो देखो ये मैं आपको और बता देता हूँ कि NIS के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट करने ही है, उसके अलावा ये अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको पूरा करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि भाई इससे ये हो जाता है कि आपने NIS तरीके से एक वैलिड वे में DLED किया है। नहीं तो होता यह है कि NIOS से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे, मेरी जान पहचान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है ना, मतलब गलत तरीके से NIOS से DLED किया हुआ है, एक अच्छे वे में नहीं किया है। भाई जिन लोगों ने अच्छे वे में DLED किया है तो मौका तो सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए ना, गलत तरीके से किए हुए लोगों को तो मौका मिलना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर उन्हीं के लिए ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं कि भी अगर उन लोगों ने मान के चलो एक वैलिड वे में DLED किया हुआ है तो उनको विज्ञापन की प्रमाणित जो कृति है वो भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब बच्चे कहेंगे कि हम जिस विद्यालय में लगे थे वहां पर विज्ञापन निकाला ही नहीं गया था, तो भाई इसके लिए आपने क्या करना है,
वहाँ का जो प्रधानाचार्य है उनसे एक सिंपल सा नोटिस बना लेना और गेट पर चिपका के फोटो खींच लेनी है बस। तो ये विज्ञापन हो जाएगा, उसको प्रमाणित करवा लेना है जिस भी डेट में। नियुक्ति की विज्ञप्ति, देखिए नियुक्ति की विज्ञप्ति के लिए क्या करना है आपको कि जब आपकी नियुक्ति हुई थी तो वहां पर क्या होता है ना, एक नोटिस बोर्ड होता है हर स्कूल के अंदर। तो नोटिस बोर्ड जो होता है हर स्कूल के अंदर, उस पर आपने क्या करना है, जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो आपने क्या करना है, अपने स्कूल से एक ऐसा लेटर बनवा लेना है कि वो अपने नोटिस बोर्ड पे लगाएं उसमें, ठीक है, जिससे स्कूल को सूचित किया जा सके कि भाई हमारे स्कूल के अंदर इस व्यक्ति की नियुक्ति इस पद पर की गई है। ठीक है, तो वो एक नियुक्ति की विज्ञप्ति हो जाएगी जो नोटिस बोर्ड पर चिपका के आपने उसका फोटो खींच लेना है, फिर उसको प्रमाणित भी करवा लेना है। इसके बाद नियुक्ति पत्र मूल रूप में आपको चाहिए कि जब आपने नियुक्ति ली थी उस स्कूल के अंदर तो उसका नियुक्ति पत्र भी आपको मिला होगा, यानी कि कोई आईडी कार्ड मिला होगा। अगर नहीं भी मिला है आपके पास तो आपने क्या करना है, उसी डेट का बैक डेट में जाकर अपने स्कूल से नियुक्ति पत्र बनवा लेना, उसको प्रमाणित करवा लेना है, बस ठीक हो गया। प्रबंधन या संस्था के प्रबंधाईकरण का अनुमोदन, यानी कि जिस तरह से आप ऊपर वाले काम करेंगे इसी तरह से आप यहाँ का जो प्रबंधक और संस्था का जो मेन बंदा होता है, प्रबंधक होता है, उसका अनुमोदन आपको लिखवा लेना है और कर लेना है। अगला सैलरी स्लिप, आपको सैलरी स्लिप चाहिए कि भाई आपके पास ये कोई तो प्रूफ होगा कि आप उस स्कूल में पढ़ाते थे, कि अगर आपकी सैलरी स्लिप दी जाती होगी तो सैलरी स्लिप यहाँ पर दो, तो उस सैलरी स्लिप को आपने यहाँ पर लगाना है। दूसरा, अगर आपकी बैंक अकाउंट में सैलरी आती है तो आपकी जो अकाउंट में सैलरी आई है उसके एक दो की फोटो ले आना, आप खींच कर प्रिंट करवा लेना उनको। ठीक है, दूसरा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम कैश में दिए जाते थे, तो कैश के लिए आपको वहां पर एक स्लिप तो सिंपल सी मिलती ही होगी कि वो एक रजिस्टर में अपने लिखते हैं कि भाई इस पर्सन को इतनी सैलरी हमने दी है, तो बस उसी को नॉर्मल स्लिप को ले आना और उसको प्रमाणित करवा लेना। फिर भी अगर नहीं दी जाती है तो सिंपल सा एक लेटर उनसे लिखवा लेना कि हमारे यहाँ कोई भी सैलरी स्लिप नहीं दी जाती थी और उसको प्रमाणित करवा लेना। ठीक है, तो ये हमने डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। अब इसमें हम और देख लेते हैं। और आपको क्या चाहिए, उपस्थिति का साक्ष्य, यानी कि जब आप स्कूल में जाते थे तो भाई आपकी अटेंडेंस तो लगती होगी, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। अब ये कोई मत कह देना कि हमारे स्कूल जो था उसमें जो रजिस्टर थे वो खराब हो गए हैं, जल गए हैं, खो गए हैं, तो ऐसा भाई नहीं होता है। हर एक स्कूल जो भी होता है, जो भी स्कूल होता है वो क्या करता है, अपनी अटेंडेंस वीओ ऑफिस को भेजता है। तो हर स्कूल क्या होता है, अपनी अटेंडेंस को वीओ ऑफिस को भेजता है और इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके पास रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो आपको भाई उसके रिकॉर्ड लेने ही पड़ेंगे, यानी कि जो रजिस्टर थे जहां पर आपकी अटेंडेंस चलती थी, आपने क्या करना, वहां की फोटो क्लिक कर लेनी है और शुरू और लास्ट की जो है अटेंडेंस की प्रिंट आपने बना लेनी है, प्रिंट आपने निकलवा लेनी है। ठीक है, दूसरा समय सारणी, यानी कि टाइम टेबल, भाई क्या टाइम टेबल था आपका स्कूल का, कि आप कौन सा पीरियड कहाँ पढ़ाते थे, किस क्लास में पढ़ाते थे, यानी कि टोटल टाइम टेबल यहाँ पर चाहिए, समय सारणी। तो इस समय सारणी क्या थी उस समय, आपने याद कर करके बनाना है, क्योंकि भाई इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि आप किस पीरियड में क्या पढ़ाते थे और कौन सा पीरियड आपका फ्री रहता था। तो ये समय सारणी आपने ले लेनी है, खुद बना लेनी है, नहीं तो आप खुद ही बना लीजिए इस समय सारणी को और वहां से जाकर जो प्रिंसिपल है उससे उसको साइन करवा लीजिए। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करेंगे कि सर हम जिस स्कूल के अंदर पढ़ाते थे वो स्कूल क्या है, अभी हमारा क्लोज हो चुका है कोरोना के कारण। भाई कोरोना के कारण वो स्कूल क्या है, हमारा बंद हो गया है, तो अब हम ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएं। सबसे बड़ा यही क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बहुत सारे, देखिए इसमें जो जेन्युइन बंदे हैं ना उनके साथ ऐसा हुआ है, पर बहुत सारे जो फ्रॉड बंदे हैं तो उनके लिए तो ये एक्सक्यूज बन जाएगा कि भी हमारा स्कूल तो बंद हो गया, अब हम कहाँ से लाएं। परंतु कुछ जो जेन्युइन बंदे हैं उनके लिए मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि देखिए आपने अगर उस स्कूल के अंदर पढ़ाया है और आपका स्कूल बंद हो गया है तो आपका जो बीओ ऑफिस है उसके अंदर सारी की सारी जानकारी रहती है हर स्कूल की। तो आपने क्या करना है, उस बीओ ऑफिस में जाना है और बीओ ऑफिस में जाकर कहना है कि सर हमने एनआईएस के माध्यम से डीएलएड किया हुआ है और हमें अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, परंतु हमारा स्कूल क्या है कोरोना के कारण बंद हो गया है, तो कृपया करके हमारा मार्गदर्शक करें। तो वो क्या करेंगे, आपको सारे के सारे ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो खुद बना कर देंगे फिर, या फिर वो कुछ लिख कर देंगे, यानी कि ये उनकी जिम्मेदारी है, फिर बीओ ऑफिस की जिम्मेदारी है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बीओ ऑफिस वाले पूरे करके देंगे। ठीक हो गया ना। तो देखो सारे मैंने बता दिए। अब यहाँ पर जो गलत तरीके के लोग होंगे कि जो कभी स्कूल गए भी नहीं है और वो एक्सक्यूज मारते हैं कि सर हम उस स्कूल में गए थे, तो वो अगर बीओ ऑफिस जाते हैं तो बीओ क्या करेगा भाई, जो फाइल है उसमें चेक करेगा क्या इस टीचर का डाटा यहाँ पर आया भी है या नहीं आया, और जो फ्रॉड होगा उसका तो डाटा वहां पहुंचा ही नहीं होगा। और भाई साहब बीओ ऐसे दे नहीं सकता, कहीं नहीं तो बीओ के ऊपर जांच बैठ जाएगी अगर उसने गलत तरीके से यहाँ पर दे दिया तब।
ठीक है। तो जो गलत तरीके वाले लोग हैं वो यहाँ पर रुक जाएंगे, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। नहीं तो बच्चों के बार बार यही डाउट रहते हैं कि भाई सर हमसे ऐसा क्यों मांगा जा रहा है, हमारे साथ तो ये बुरा व्यवहार किया जा रहा है। देखिए ये कोई बुरा व्यवहार नहीं है, यहाँ पर टाइम टेकिंग प्रोसेस थोड़ी सी जरूर है, परंतु ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल जेन्युइन है, और इससे आपका ही फायदा होगा कि जो गलत तरीके से जब कोई बंदा डीएलएड कर सकता है तो आप क्या मान सकते हो कि जो गलत तरीके से उसका जो गुणांक है, उसके जो नंबर है, क्या उसका गुणांक ज्यादा नहीं होगा? भाई गुणांक जब उसका आपसे ज्यादा होगा तो आपका तो नंबर आएगा नहीं, उस गलत तरीके से किए हुए बच्चे का नंबर आ जाएगा। और आप जो जेन्युइन बंदे थे, जिसने मेहनत की थी, अच्छे से स्कूल में पढ़ाया भी था, और आपका गुणांक कम है जिसकी वजह से आप रह गए और वो गलत तरीके से किया हुआ बंदा लग गया है। इसीलिए भाई ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अच्छे से जेन्युइन बंदे ही एनएस वाले नौकरी लग सके, फ्रॉड बंदा ना लग सके। इसीलिए ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं। ठीक हो गया ना? अब मैंने आपको जितने भी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, सारे के सारे आपने कंप्लीट कर लेने हैं, और साथ साथ में आपने डेट भी चेक कर लेनी है कि कहीं आपका कोई जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है। और आपने स्पेलिंग मिस्टेक भी देख लेनी है कि कहीं पर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, अगर मिस्टेक है तो उसको सही करवा लेंगे। ठीक हो गया? तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में जो मर्जी लिख सकते हैं, जहां तक कोशिश होगी आपके कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा। ठीक हो गया? बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखो एक चीज मैं और आपसे कह देता हूँ कि देखिए जो छोटी मोटी जानकारी होती है वो क्या है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालता रहता हूँ। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से आपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है? वहां पर क्या है, देखो जैसे ये जितने भी प्रमाण पत्र की जरूरत आपको पड़ती है और इनका अगर फॉर्मेट वगैरह भी चाहिए होता है तो वो फॉर्मेट भी क्या है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आपने वहां से फॉर्मेट देखकर भी अपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने हैं। ठीक है? तो मिलेंगे फिर हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।